नाजरीन, कोई हम इलेक्शन से कोई कमोबेश 10 रोज़ अब दूर बैठे हैं और इस मुल्क के अंदर अब 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने वोट का कॉस्ट करेंगे। और इस वक्त जो 2 करोड़ से ज़ायद नए वोटर्स शामिल हुए हैं, जो बिलखुसूस नौजवान हैं, वो भी अपनी राय का इज़हार करेंगे और यूँ एक नई पार्लिमान वजूद में आएगी। ऐसे में सियासी जमातें अगरचे बड़ी ताख़ीर से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन बहरहाल अब 2 जो मुल्क की बड़ी जमातें हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने अपने कुछ इंतखाबी मंशूर भी दिए हैं। और इस मंशूर के ऊपर जो ज़्यादा फोकस है वो मुल्क की मईशत, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है वो सबसे अबतर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। बड़े ही एग्रेसिव किस्म के मंशूर हैं और बड़े बड़े दावे और वादे किए गए अवाम से। ये कितने प्रैक्टिकल हैं और क्या ये अचीव भी किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किए हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, मेरे मईशत हैं, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। और पहला मेरा सवाल ही यही है, शायद जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों में अपने इंतखाबी मंशूर दिए, उसके ऊपर इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, आपको लगता है कि बड़ी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है, या अगेन वोटर्स का दिल लुभाने के लिए, उनके वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के स्लोगन्स, पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इनको अचीव करना, जिस तरह पीपल नून लीग कह रही है कि 6% ग्रोथ रेट लेके चले जाएंगे, इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट्स है या एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर तक, रेमिटेंसेस को 40 बिलियन तक लेके चले जाएंगे। लगता है आपको सर कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, या वही जो मैंने कहा कि अच्छा कैची पॉलिटिकल स्लोगन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को इतना लीवे देते हैं कि टू अट्रैक्ट देयर वोटर्स, एक एस्पिरेशन क्रिएट करने के लिए, एक उम्मीद की लहर लाने के लिए कि वो जब आएंगे तो कुछ वादे उनसे ऐसे जिनसे उनकी जिंदगी में बेहतरी पैदा होगी, तो कुछ स्लोगनेरिंग का आंसर होता है। आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग इन एनी कंट्री, और पाकिस्तान में भी है। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो आ रहा है वो ऑफ कोर्स ये है कि पाकिस्तान के पास ये जो मडलिंग थ्रू का ऑप्शन है इफ्तिखार साहब, कि कहीं से कर्जा ले लिया, थोड़ा सा अपने खसारे बढ़ा लिए, थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर के सर्कुलर डेट को वही हम जिस तरह पहले कुछ पेमेंट करके संभाल लेते थे, संभाल लिया और चलते रहे। और पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो ऐसी जगह पे खड़े हैं जो अनकंफर्टेबल है। पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल नेगेटिव था। तो एक एस्पिरेशन उन्होंने क्या क्रिएट की है? देखें, एस्पिरेशन उन्होंने ये क्रिएट की है कि वो इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं। अब ये एक अच्छी एस्पिरेशन है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती ना, कि सबसे ज्यादा कोई चीज अगर लोगों को तकलीफ दे रही है तो वो पाकिस्तान की इस वक्त बढ़ी हुई कीमतें हैं या कीमतों का बढ़ना है। सो उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले साल में कोई कीमतों का जो बढ़ना है वो सिंगल डिजिट के करीब आ जाएगा। देखिए, इसका एक तो बहुत डीप प्लान चाहिए, जिसका मतलब है कि पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। इसका कोई और तरीका है नहीं है। पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभलेगा तो इन्फ्लेशन कम होगी, इसके अलावा भी कोई और तरीका नहीं है। अब जब मैं इस जुजियात में जाता हूँ, ऑब्वियसली जुजियात में तो कोई भी नहीं जाता, ये है वो असल चीजें जो पाकिस्तान को करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से गोया कि 300 बिजली यूनिट फ्री दिए जाएंगे, साथ में किसान कार्ड है, मजदूर कार्ड है, ये कह देना कि 30 मिनट के रेडियस के अंदर प्राइमरी स्कूल का होना, गोया कि आपको लगता है कि इतनी फिजिकल स्पेस हमारे पास है? क्योंकि जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों के लिए तो आपको पैसा चाहिए। तो क्या मुमकिन है कि इन चीज़ों को मेक श्योर किया जाए अगले 5 सालों में? इफ्तिखार साहब, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी। तो अगर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, एक तो देखें, किसी ने क्लियरली ये नहीं डिफाइन किया कि IMF विल बी इन एंड विल बी इन अप्रैल, मई, जून, व्हेनेवर द नेक्स्ट प्रोग्राम इज नीडेड। सो आई थिंक एक तो इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी ने क्योंकि, और मैं बारहा कहता हूँ, एंड आई से दिस ऑन योर प्रोग्राम विदाउट एनी डाउट, कि जब ये करंट स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म होता है,
अगर मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फरवरी 8 के बाद कोई होगा तो वो ये होगा कि किस तरह कंफर्टेबली हम ग्लाइड इन कर जाएं नए प्रोग्राम में, ताकि जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। इस पे किसी ने बहुत क्लियरली बात नहीं की। आई होप कि इन देयर माइंड्स, चाहे वो मेजर जमातें हों या इवन जो कोalition पार्टनर्स बनने जाएंगे, उनके दिमाग में ये बात क्लियर हो। एक बात। दूसरा, मुझे खुशी है कि हर एक ने एनर्जी पे ये कहा कि हम सस्ती करना चाहते हैं। 300 पीपीपी ने कहा और जो पीएमएलएन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 20 से 30% एनर्जी की कीमत हम आने वाले सालों में सस्ती करेंगे। ऑनेस्टली आई थिंक इसको मैं इस तरह लेता हूं कि दे हैव रियलाइज्ड कि एनर्जी सेक्टर को तब्दील किए बगैर, इसका जो तंजीमी ढांचा है उसको तब्दील किए बगैर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर नहीं चल सकती। सो अगर हम इसको इस तरह लें तो अगेन उनको जुजियात में जाना पड़ेगा। क्या वो प्राइवेटाइज करेंगे? मेरी अपनी ओपिनियन में प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई चारा और डिस्कोस और जेनकोस का है नहीं है। क्या वो सब्सिडी को टारगेट करेंगे? अब मैं कई दफा कहता हूं कि प्रोविंसेस हैव टू वेक अप। प्रोविंसेस का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जो रोल है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट का जो इस वक्त, आपने कहा क्या उनके पास पैसे हैं? हजूर 8,300 अरब इस साल मार्कअप में देना है, उसको देने के लिए 1,300 अरब बोरो करना है फेडरल गवर्नमेंट ने। एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। अगर यहां पे खड़े हैं तो प्रोविंसेस हैव टू वेक अप एंड स्टार्ट टेकिंग देयर ओनरशिप ऑफ टैक्सेशन एंड जो एक्सपेंडिचर्स हमने शिफ्ट करने हैं सब्सिडी के उन पे। सो ये तो दूसरी बात है। अब क्या हम ये सब कर पाएंगे कि नहीं? उन्होंने एक्सपोर्ट्स की आपने बात की। देखिए, बात यह एक्सपोर्ट बढ़ाने के क्या तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो तो पूरे फिर एनर्जी सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। कंपेटिटिवनेस क्रिएट हो पाकिस्तान में तो पूरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेस है उसको टेक्नोलॉजिकली भी, दुनिया से कलेक्ट करने के लिए भी, ग्लोबली भी इंटीग्रेशन के काम करने पड़ेंगे। क्या आप ये काम करने को तैयार है? ये चीजें अभी किसी ने चूंकि सामने नहीं रखी हैं तो हम जानते नहीं है कि 60 अरब नॉमिनल डबलिंग होगी, यानी कि अगर 28-30 अरब है तो नॉमिनली डबल होगा। ये मेरा ख्याल है 12 या 14% हो जाएगा जीडीपी का। सो ये हैं असल मुहर्रकात जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरा, इनफैक्ट ये जो टैक्स टू जीडीपी के बारे में भी बड़ी एक एग्रेसिव किस्म के फिगर्स दिए गए हैं, शायद उसको बहुत ऊपर लेके जाने की कोशिश के बारे में कहा गया है। आपको लगता है अगर करना भी है तो उसके लिए जो बुनियादी इकदाम हैं वो आपको लगता है कि क्या होंगे? और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर साहब, इसमें जो इकॉनमी तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ी है, तो आपको लगता है कि उस हवाले से भी कोई मंशूर के अंदर चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी था? क्योंकि जब तक इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो बजाय ये कि आप बैरूनी सरमायाकारी लेके हैं, मुल्क के अंदर जो सरमायाकार बैठे हैं, ताजर बैठे हैं, शायद वो भी 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस एरिया को तो बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी कि टैक्स टू जीडीपी पे कुछ गुफ्तगू हो रही है कि उसको फॉर एग्जांपल आई थिंक शायद पीएमएलएन ने जिक्र किया और अच्छी एस्पिरेशन है कि 13% पे लेके जाएं। आप यकीन करेंगे कि जब आपने एनएफसी लिखा था पिछला, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान का फेडरल का जो है हम ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी 15% पे ले जाएंगे। So here's the real break. Why is federal fiscal framework so broken today? Because आप उसको 15% तो क्या आज 9 और 10 से भी क्रॉस नहीं करा सकते। कि जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, गोया के तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे तो तनकीद यही होती थी कि लोगों से बड़े आपने झूठे वादे किए। अब इस वादे पे लोग यकीन कर लें कि अगले 5 सालों में लोगों को 1 करोड़ नौकरी भी मिल पाएंगी और साथ में कहा जा रहा है कि कुछ गरीब लोगों को घर भी दिए जाएंगे। तो लगता है कि बड़ी एक उनकी अच्छा होमवर्क है और उन्होंने जो कह भी रहे हैं तो पूरा भी कर लेंगे नून लीग के रहनुमा। सिर्फ तखार साहब आपने चीजें रखी हैं सामने। तो देखिए, टैक्स टू जीडीपी का जो आपने जिक्र किया, आपने सही जिक्र किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज है। आपने एनएफसी अवार्ड में ये लिखा था जो लास्ट किया कि पाकिस्तान का जो फेडरल टैक्स टू जीडीपी है वो 15% के करीब चला जाएगा। आज वो 9-10% पे खड़ा है एंड योर फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क इज ट्रूली ब्रोकन। अब आप ये कहते हैं हम ले जाएंगे 13% पे जो बात की जा रही है, इसका मतलब है कि आप 0.7 या 0.8% हर साल बढ़ाएंगे तो आप जब टर्म खत्म करेंगे। अब आप याद रखिए कि ये करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप नए टैक्सेस लगाएंगे, आप इन्फोर्समेंट बेहतर करेंगे। तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन, क्या वो जराए होंगे जिससे आप ये काम कर पाएंगे? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या करेंगे? दूसरी बात आपने नौकरियों की रखी है। देखिए, पाकिस्तान में जो स्टडीज हुई हैं और जो रिसर्च मैंने देखी है उससे ये जाहिर होता है कि 5-6% जब आप ग्रो करते हैं
तो आप फिर ये तकरीबन 15 से 20 लाख नौकरियां जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो क्रिएट कर सकते हैं। पर चूंकि IMF के साथ काफ़ी मुताबिकत रखते हैं ये जो मंशूर हैं, और उन्होंने भी, IMF ने भी एट द आउटसाइड यानी कि 4-5 साल बाद पाकिस्तान की ग्रोथ को 5% किया है, तो पहले 1-2 साल में तो ये नौकरियां शायद नहीं क्रिएट हो पाएंगी। पर ये भी अच्छी एस्पिरेशन है कि आने वाले सालों में जब हमारा GDP बढ़ता है तो ये काम जो है वो किया जा सकता है। जहां तक हाउसिंग का ताल्लुक है, मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, वो अपना घर खुद बना सकें, पर छोटे घरों तक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तर्ज पर आप जरूर ये काम कर सकते हैं कि जो लोग डिस्टर्ब हुए फॉर एग्जांपल फ्लड से, और हमने $9 अरब जनीवा में जाकर तय किए, तो उन रकूम को यूज करते हुए जरूर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं। सो ऑल इन ऑल एक डायरेक्शन है जो हम तय कर रहे हैं मुल्क की, उसकी जुजियात, उसके मुहरकात क्या होंगे, उसकी डेप्थ का रिफॉर्म क्या होगा। और इफ्तिखार साहब, हियर इज माय लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाकिस्तान का जो आने वाले 5 साल हैं, मैं बार बार कहता हूं, वो इस तरह डिफाइन होंगे कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं पॉलिटिकल, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं विद इन द गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन हेड से लेके, BOI के हेड से लेके, FBR के हेड से लेके, हर इदारे पे जहां पे आपने अपॉइंटमेंट्स करनी है, वो हजरात कौन होंगे ये डिफाइन करेगा, क्योंकि उन्होंने ही इस आर्किटेक्चर को आगे डेवलप करना है, इसकी जुजियात तय करनी है और इम्प्लीमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, बड़ी वजाहत के साथ बता रहे कि अगले 5 साल बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और अगरचे इंतखाबी मंशूर के अंदर इकॉनमी को फोकस किया गया, लेकिन उसके लिए जो जुजियात हैं, और बिलखुसूस राइट मैन फॉर राइट जॉब, अगर वो किया गया तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रही हैं, वो आखिरी मरहले में हैं, कितनी बेहतर अंदाज में किस जमात ने अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया। एक छोटे से वक्फे के बाद कुछ सीनियर सहाफ़ियों तजज़ियेकारों के साथ इस मामले को डिस्कस डिबेट करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ जिक्र करेंगे जो सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम और उनकी जानिब से पेश किए गए जो इंतखाबी मंशूर हैं। और इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी तजज़ियेकार आमिर ज़िया साहब ने, उनके साथ मौजूद हैं माजिद निज़ामी साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार हैं, और कुछ कानूनी और आइनी राय लेने के लिए हमें ज्वाइन किया हाफिज़ एहसान अहमद एडवोकेट साहब ने। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। पहले तो ये बताइएगा, ये जो इंतखाबी मुहिम, एक जमात तो खैर अब इंटर पार्टी इलेक्शन का अदम करार दिए गए, तो तहरीक इंसाफ तो हमें इलेक्शन में उस तरह नज़र नहीं आ रही जैसे एक सियासी जमात के तौर पे से होना चाहिए, लेकिन जो 2 जमातें पीपल्स पार्टी, उनकी तो इंतखाबी मुहिम काफ़ी देर से चल रही है, बट मुस्लिम लीग नून भी शायद किसी ख़ास वक्त का ये सारे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो भी अब जलसे तो कर रही है। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो स्लोगन है गोया कि पाकिस्तान को नवाज दो और फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से चुनो नई सोच, आपको लगता है कि अवाम को कौन सा स्लोगन, कौन सा नारा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? ये मुझे नहीं पता कि अवाम को कौन सा नारा जो है वो ज़्यादा उनको पुरकशिश लगेगा। ये तो ज़ाहिर है कि अवाम 8 फरवरी को बताएंगे। पहली बात तो शराजी साहब कि आप ये देख रहे हैं कि जो हमारी सियासत में रिवायत थी कि 2 हरीफ थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इंतखाब अभी उन्हीं के दरमियान लग रहा है क्योंकि PTI बतौर जमात मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो समझने की है कि जो अगर आपने इनके मैनिफेस्टो देखे हों तो उसमें वो आपको लगता है कि हकीकत से बड़ा दूर है, क्योंकि इसमें बड़ी उनकी नेक नियति पे मैं शुबा नहीं करता, वो यकीनन अवाम का भला चाहते होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान की हकीकत को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक आपको लगता है कि विश लिस्ट है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो ये बयान करने से कासिर है कि उसके पास, इसके लिए उनके पास फिस्कल स्पेस है या नहीं है। तो फिस्कल स्पेस आपको नजर नहीं आती है। मैं एक मिसाल दूं, वरना तो हम बहुत ज्यादा इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि नारा है कि जी 300 यूनिट बिजली कम देंगे, नून लीग कह रही है कि हम बिजली सस्ती करेंगे और 200 यूनिट कम देंगे। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आपको पता होगा, आपने भी माशी रिपोर्टिंग की है कि हमारे यहाँ 90% के करीब जो सार्फिन है, घरेलू सार्फिन, वो पूरा कॉम्प्राइज करते हैं। अगर आपके 3 करोड़ से ज्यादा घरेलू सार्फिन है तो 90% वो है जिनकी जो 300% या 300% से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आप सैकड़ों अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे होंगे।
जो पाकिस्तान इन हालात में नहीं दे सकता। अभी जो हमारे एनर्जी सेक्टर का क्राइसिस है वो बिलों की अदम वसूलियाबी है और चोरी है और ट्रांसमिशन लॉसेज है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता क्या सोच के इन्होंने किया, इस किस्म का नारा दिया, या तनख्वाहें बढ़ा देंगे तो गैर हकीकत उस्ताद है। अब मैं आता हूँ आखिरी, वो जो आप कहें ना कि पाकिस्तान को नवाज दो और नई सोच के दरमियान, अब मेरिट पे बात करेंगे, उस पर आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। देखिए पहला नून लीग ने जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो ये कहा था कि जी फिर से नवाज शरीफ, यानी कि माजी की तरफ देख रहे थे, जैसे माजी का दौर जो है वो सुनहरा है। उसके बाद अब इन्होंने कहा नवाज दो। अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये कोई जमहूरी नारा नहीं लगता, ये लगता है कोई बादशाह सलामत है और हम लोग जो है मतलब है कमी कमीन है, अवाम है, ठीक है ना, वो बरहमन है, हम शूदर हैं, ठीक है ना, वोटर्स जो हैं उनको नवाजा जाएगा, उनको मजार के सामने बिरयानी की प्लेटें बांटी जाएंगी, उनको कोई झोली में कुछ गिराया जाएगा। तो नवाज देने का नारा इटसेल्फ बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक नारा है। ये कोई 21वीं सदी की सोच से हम आहंग नहीं है। देखिए हमें पता है जो जदीद रियासत काम करती है वो कितना काम करती है, वो काम करती है कि अवाम जो है असल ताकत होते हैं, वो मंबा होते हैं, वो इकोनॉमी को नवाजते अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, वो नई इंफॉर्मेशन, वो नई नॉलेज और नया पैसा तख्लीक करते हैं, उससे ममालिक आगे जाते हैं। उस पर कोई खानदान, कोई शख्सियत हमें नहीं नवाज सकता पाकिस्तान को। हाँ, हुकूमत का काम ये होता है कि अच्छी पॉलिसीज दे, उसकी वजह से हम लोग काम करेंगे अवाम और हम आगे बढ़ेंगे। तो नवाजने का नारा मुझे खुद प्रॉब्लमेटिक लगता है, कोई हमें नवाजेगा नहीं, कोई दरगाह शरीफ पे हम नहीं जा रहे। नई सोच का नारा उसमें इबाहम है नहीं, लेकिन वो एक फिर भी सोचने की बात तो कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है मैं पीपल्स पार्टी में बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों नारों के दरमियान अगर मुआवजा करूँ तो मैं कहूंगा कि फिर भी अच्छे कि भाई मौका दो नई सोच को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम किसको चुनेंगे, अवाम तो बरादरी पे वोट देते हैं हमारे यहाँ सिराजी साहब, अवाम जो है वो पता नहीं हमारे तो वोट देंगे। ये तो जी जी बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं जब लोग वोट कास्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूंगा कि माजिद निज़ामी साहब को भी थोड़ा शरीक गुफ्तगू करें। एक तो जो माजिद निज़ामी साहब, आमिर ज़ियाद साहब भी बात कर रहे हैं कि बड़ा एक विशफुल लिस्ट है जो मंशूर है, बड़े ख्यालात तो बड़े अच्छे हैं, बट अगेन फिजिकल स्पेस है उतनी हमारे पास है नहीं कि हम तमाम इन चीज़ों को मेक श्योर कर पाएँ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये वो दो जमातें हैं कि जो एक जमात की मुसलसल पंजाब जैसे बड़े सूबे में 10 साल हुकूमत रही, और पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध के अंदर 15 बरस पिछले मुसलसल हुकूमत रही है, और मरकज़ में भी ये दोनों जमातें हुकूमतें करती रही हैं। ये तो वो इश्यूज़ हैं कि जो डे फर्स्ट से एग्जिस्ट करते हैं। गोया कि आप इनका मंशूर में आना को लगता है कि नाकाबिल फ़हम बात है। गोया कि इन जमातों को पता ही नहीं है कि इस मुल्क के प्रॉब्लम्स क्या हैं, टैक्स टू जीडीपी क्या होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को कैसे लाना चाहिए, गरीब को रिलीफ लेने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि अब क्योंकि कहीं ना कहीं से लगता है कि दबाव की कैफियत बनी है, तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो ये मंशूर लेके आए हैं, वरना वही रिवायती सियासत है कि जब आ जाएंगे जो दिल करेगा करेंगे। इस मुल्क के अंदर गोया के तकारीर के अंदर तो हमें लग रहा है कि मुल्क के अंदर एयरपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, मेट्रो चलाना चाह रहे हैं, बट मंशूर कुछ और बता रहा है। तो ख्यालात में और जो वो बता रहे हैं उसमें बड़ा तजाद नजर आ रहा है हमें। जी बहुत शुक्रिया। ये आपके सवाल में मेरा ख्याल है दो पहलू हैं। एक तो ये है कि मंशूर की अहमियत के हवाले से अब हमें समझना चाहिए, और सियासी जमातों ने अवामी तनकीद के बाद इस चीज को रियलाइज किया है कि उन्हें मंशूर के ऊपर जरा बेहतर काम करना चाहिए। इसे मैं एक मुस्बत कदम समझता हूँ। उससे पहले ये होता था कि ये एक रूटीन की कार्रवाई समझी जाती थी, और चूंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर टर्म मुकम्मल होने के बाद मंशूर पर कितना अमल दरामद हुआ इस हवाले से सवालात नहीं किए जाते। कुछ थिंक टैंक्स, कुछ एनजीओज काम जरूर करती हैं इसके ऊपर, लेकिन अवामी तौर पर इसको पजीराई नहीं मिल सकी। इसलिए सियासी जमातें इसको सिर्फ एक खुशनुमा तहरीरों के मजमूए के तौर पर ट्रीट करती हैं। इस दफा चूंकि पॉलिटिकल माहौल खासा बदल चुका है, तो ये चीजें खासी डिस्कस हो रही हैं। अब दूसरा मामला ये है कि जहां तक सियासी जमातों के मंशूर का मामला है, तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर वो बातें तो मौजूद हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं हाउ या कैसे, ये मुमकिन कैसे होगा, उस कैसे के जवाबात या उस कैसे की स्ट्रेटेजी जो है वो इनके अंदर नजर नहीं आती। तो इस वजह से वो जो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से होगी,
वो उसका जवाब नफी में है। मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि मुआशी मसाइल ज्यादा हैं और पाकिस्तान की सियासत अब इस टाइम मुआशी मसाइल से मुंसलिक हो चुकी है, तो जब आप इस तरह के दावे करेंगे जिसमें आप सब्सिडीज देने की बात करेंगे, बिजली मुफ्त करने की या कम कीमत की बात करेंगे, और उसके साथ ही आप IMF से भी रुजू कर रहे होंगे, तो ये एक कंट्राडिक्शन बन जाएगी। जब वो उनकी टीम्स इन मंशूर पढ़ेंगी तो डेफिनेटली वो ये सवाल करेंगे कि हमसे तो आप डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर पैसे मांग रहे हैं, और यहाँ पे जब आप इनको ट्रांसफर करके आवाम से ये बातें कर रहे हैं, तो या तो फिर वो आवाम से झूठ बोलेंगे या वो IMF से झूठ बोलेंगे। तो मुझे इसके अंदर कैसे किया जाएगा जो एक तरीका है वो नजर नहीं आ रहा, जो कि एक बहुत बड़ा संजीदा सवाल या निशान है। प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आमिर रियाज साहब, इनफैक्ट अगर हम 2018 के इलेक्शन के ऊपर नज़र डालें तो कोई 125 जमातें थी फील्ड में इस वक्त इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन जो जमातें बिलाखिर पार्लिमान तक पहुंचने में कामयाब हुई वो कोई 16 जमातें, और अब तो माशाल्लाह तादाद बढ़ के कोई 175 हो गई है। तो एक तो ये बताइएगा कि इस इन्वायरमेंट में कि जहां पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है, अब आपको क्या लगता है कि कोई अवाम के एंड पे क्लैरिटी है कि किन जमातों को एक तरह से पार्लिमान का हिस्सा बनाना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली एक मारूफ जमात मुल्क की कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में भी आई, लेकिन अब अमलन वो बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पा रही, तो आज़ाद अरकान के पार्लिमान का हिस्सा बनने के इम्कानात आपको कितने लग रहे हैं? पहली बात तो कि बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, और इस वक्त जो इलेक्शन हो रही है बिल्कुल एक नया टेम्पलेट है। हमेशा माजी में जब भी इलेक्शन हुए एक यकीनन हो सकता था कि एक मकबूल सियासी जमात हो, एक गैर मकबूल सियासी जमात हो, एक सियासी जमात ऐसी हो कि जिसके हवाले से ये लोग कह रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो कि ये किसी की पसंदीदा है, और एक जो ज़ेर एहताब हो। ये पहला ऐसा इलेक्शन है कि जहां पर एक जमात जो है उसके इंतखाबी निशान अब उसके पास नहीं है, और जो भी 9 मई का सानहा हुआ था और 9 मई की वजह से सूरत हाल ने जन्म लिया था, उसका वो जमात अब तक खमियाजा भुगत रही है, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में भी भुगतेगी। तो अब ज़ाहिर है कि नया टेम्पलेट है, आपको भी याद नहीं पड़ता होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। दूसरी बात यह कि अब जो भी खेल होगा, ज़ाहिर है कि उस जमात ने अपने लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े किए हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार तो आज़ाद होता है, और जब इंतखाबात हो जाते हैं उस वक्त एक बिल्कुल नई सूरत हाल जन्म लेगी। मैं देख रहा हूँ कि कंटेंडर जो है, एक तरफ नून लीग है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लोग समझते कि नून लीग को बहुत ज्यादा एज हासिल है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी कुछ 40 सेफ सीट के साथ खेल शुरू कर रही है, और आपको हदफ जो है अगर आपका है कि जी हमें 90-100 करनी है, उसके बाद इत्तेहादियों को जोड़ना है, तो दोनों आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है कि नून लीग को जरा सा एज हासिल हो, लेकिन पीपल्स पार्टी भी अभी खेल में है। और अगर जब कहते हैं कि बहुत ज्यादा आप वो देखते हो कि जो आ जाते हैं आजाद उम्मीदवार, उसके नतीजे में फिर इट इज एनीबडीज गेम, और उसमें यकीनन फिर होगा कि किस पार्टी को ज्यादा जो है एक्सेप्टेबिलिटी है राइट क्वार्टर्स में, इसका भी एक सवाल होगा। हमें यह भी समझना चाहिए लेकिन साथ साथ कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं कि जो दिलबर्दाश्ता हैं इन दो बड़ी सियासी जमातों से, और वो मुल्क में तीसरी सियासी कुव्वत के मुतमन्नी है, और उसमें PTI उभरी थी, अब PTI नहीं है, लेकिन वो जो सोच है तीसरी कुव्वत की वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और वो ना नून लीग पे भरोसा करते, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा करते, क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी रही है अपने अपने सूबों के अंदर, या जो उन्होंने माजी में कारनामे अंजाम दिए, हमें पता ही है, ठीक है ना। तो वो एक बड़ा एलिमेंट है। फिर एक सवाल ये आ जाएगा कि क्या उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत होगी, ये एक सवाल के निशान होगा। और फिर किस तरह से हुकूमत चलती है, अवाम की बेचैनी को, उनकी तवक्कुआत को, क्योंकि आपने वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन आप उन वादों को पूरा नहीं कर सकते। आपने कहा मैं पुल बनाऊंगा, पुल बनाने के पैसे नहीं है। आपने कहा मैं एयरपोर्ट लगाऊं, एक नया बनाऊंगा, उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा पेचीदा और मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल है। आखिरी जुमला ये कि जो भी हुकूमत बनाएगा वो कांटों भरा ताज जो है अपने सर पे पहन रहा होगा। आसान नहीं है पाकिस्तान को गवर्न करना आने वाले महीनों और दिनों और सालों। यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि बड़े मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, और मईशत को लेकर कोई ज़्यादा स्पेस भी नहीं है परफॉर्म करने के लिए। लेकिन माजिद आज़म साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप
पंजाब की सियासत पे बिलखसूस गहरी नज़र रखते हैं, तो अब मुस्लिम लीग नून की पहले तो हमें बॉडी लैंग्वेज बड़ी लग रही थी कि बड़े ओवर कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा था कि वो इक़्तिदार में आ रहे हैं। बट बहरहाल जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब के अंदर एक कंपेन की है, बड़ी इंप्रेसिव कंपेन, वो कह रहे हैं लोग के उनके स्लोगन्स भी बड़े, उनकी स्पीचेस अच्छी, फिर वो जो प्रोग्राम्स दे रहे थे वो भी लोगों को ज़रा लुभा रहे थे, साथ में कुछ पीटीआई के वोटर्स को अटैक करने के हवाले से भी उन्होंने बातें की। तो अब आपको लग रहा है कि वाकई मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में भी कम से कम दो फ्रंट्स हैं, एक तो पीटीआई के आज़ाद अरकान और साथ में पीपल्स पार्टी, और कोई इतना आसान नहीं होगा वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन विन करना। जी, आप के सवाल के हवाले से मेरी राय कुछ इस तरह से है कि ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं, लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वो पंजाब के अंदर स्पेशली मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे हदफ का निशाना बनाए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो उन्हें एंटी PMLN वोट ही मिलेगा, जिसके दो उम्मीदवार हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक तहरीक इंसाफ है। लेकिन अब इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि उन्हें इसमें किस हद तक कामयाबी होगी, उस हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स की निशानदेही जरूर करना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब को खासा नजरअंदाज किया। गुज़िश्ता 10 साल में हम देखें, इलेक्शन 2013 के बाद से लेकर अब तक पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी सरगर्म नहीं थे, कारकुन तो खैर बहुत दूर की बात है। तो जब कारकुन मायूस हो, बददिल हो, रहनुमा सरगर्म ना हो और पार्टी ने सिर्फ एक सूबे यानी अपने आखिरी किले सूबा सिंध को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए हों, तो फिर ये सारी चीजें पार्टी को किसी भी सूबे के अंदर मुश्किल में डाल देती हैं। अभी ये मामला जरूर है कि इस वक्त वो एक बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के इंतखाबी हालात से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे या मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी नताइज को बहुत ज्यादा मुतासिर कर पाएंगे। उसकी वजह ये कि वो जो कमियां और कोताहियां हैं सियासी तौर पे जो उन्होंने पंजाब में की हैं, वो 4-6 महीने की इलेक्शन कैंपेन से उनका मदावा होना मुझे मुश्किल लग रहा है। पंजाब से, लाहौर से वो जरूर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन शायद उसमें जीतना उनका हदफ ना हो। वो ये चाहते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी, लाहौर में पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो, तंजीम असर-ए-नौ सामने आए। उसमें हमने देखा कि उन्होंने 2018 में मालाकंड से भी इलेक्शन लड़ा, अगरचे वो हार गए, लेकिन वहां की तंजीम के लिए, वहां के स्ट्रक्चर के लिए ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप था। तो इसलिए अगर वो पंजाब में जीतते हैं या पीपल्स पार्टी कोई बेहतर कामयाबी हासिल करती है, तो ये एक एडिड फ्लेवर होगा, ये एक इजाफी कामयाबी होगी। सही। और आपके ख्याल में पीटीआई के आज़ाद अरकान भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे नून लीग के लिए? जी, डेफिनेटली पीटीआई के आजाद उम्मीदवार इस वक्त एक पोटेंशियल थ्रेट है और मुस्लिम लीग को इन्हीं की वजह से खासी मेहनत करनी पड़ रही है पंजाब के अंदर, क्योंकि इस वक्त तक एक जो खदशा है, बावजूद तमाम नाउमीदी, खौफ और कंफ्यूजन के, वो खतरा यही है कि वोटर 8 फरवरी को रिएक्ट कैसे करेगा। अगर तो वोटर निकलेगा, पीटीआई का वोटर निकलेगा, टर्नआउट एक नॉर्मल टर्नआउट से थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फिर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए रोशन इम्कानात होंगे। तो इसलिए ये वाला जो एक पॉइंट है, इसके ऊपर अभी किसी को भी क्लैरिटी नहीं आ सकी। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून इस हवाले से मेहनत कर रही है और तहरीक इंसाफ का भी इसी पॉइंट पर तकिया है कि 8 फरवरी को हमारा वोटर कैसे रिएक्ट करता है। हाफिज साहब, रिटर्निंग अफसरान के फैसले, फिर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल की जानिब से जो फैसले थे, कुछ तो ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कलअदम करार दिया और फिर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, बिलखसूस जो पीटीआई के उम्मीदवार थे। आपको क्या लगता है कि जो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, इस तरह के जब जजमेंट्स आएंगे तो आपको लगता नहीं कि जो 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है उसके नतायज पे फिर कल को सवाल उठ सकते हैं और ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा गहरी हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार भाई, आपका बहुत शुक्रिया।
आपने दो तरफ सिग्नल्स किया है। एक आपने किया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के नॉमिनेशंस पेपर रिजेक्ट करना, उसके बाद ट्रिब्यूनल के अंदर आना और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आना। अगर इस सारे कंपैरेटिव चार्ट को देखा जाए तो जो पहले एक बात आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है एग्जेक्टिव साइड जो है ये ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर्स, और उसकी जगह जुडिशियल ऑफिसर्स आने चाहिए। और ये अगर कंपैरेटिव चार्ट आप देख लें तो 2013 के अंदर जो आपके मुल्क के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स ने इलेक्शंस करवाए थे, उसका रिजेक्शन लेवल जो था वो 2023-24 के अंदर जब इलेक्शन हो रहे हैं उससे ज्यादा था। उसकी दो बुनियादी वजह। एक बुनियादी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 218, 219 और 220 के नीचे इलेक्शन करवाना, वो अपनी इस एक्सरसाइज को आउटसोर्स करता है, और आउटसोर्स करता है एट द निक ऑफ टाइम। वो कभी अपनी वार्ड ऑफ कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जुडिशियल ऑफिसर्स की तरफ, और कभी वो एग्जीक्यूटिव साइड पे कर देता है। अब जब दोनों आपकी तरफ आते हैं कि स्केड्यूल के वक्त आपने एक दिन की उनकी ट्रेनिंग करवानी होती है, और उसके बाद आप उन्हें कहते हैं कि नॉमिनेशन पेपर आप देखें और उनकी स्क्रूटनी करें, ना उनका कोई बैकग्राउंड होता है, ना उनका वो एक्सपीरियंस होता है, और ना ही उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी या टाइमिंग होती है कि जिसके अंदर वो जाके उन चीजों को गौर से देख सके कि मेरा जो एक्शन है वो लॉ के मुताबिक आगे हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी क्या पजीराई होगी। और यही वो रिजल्ट्स निकल कर भी आप देखें कि आप पंजाब के अंदर जब इलेक्शंस रोके गए और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आया गया, तो जिस दिन वो होना था उस दिन उन लोगों की ट्रेनिंग थी एक दिन की। तो एक दिन की ट्रेनिंग के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो बड़ी ठीक स्क्रूटनी करेंगे, ये उन्हें पता होगा। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आपके सामने हो, तो वही वो रिजल्ट्स आपके सामने आया कि जिससे आपके सिस्टम की डिस्क्रेडिट जो है वो स्टार्ट हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की वजह से आपके मुल्क के अंदर एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया। अब उसको काफी हद तक हमारे हाई कोर्ट्स ने जो है उसको रिवर्स किया, और तकरीबन 85-90% के करीब ऐसे केसेस हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के थे जिसको हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने उन्हें सेट असाइड किया, और बहुत कुछ जो रह गए थे उसको आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने देखा कि मैन्यू क्लिक किया। अब दूसरा उसके साथ साथ हमारी जो कैंपेन चलती है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करती हैं, और ये हमारा इफ्तिखार बिल सिलसिला 1970 से चल रहा है कि हम मोमेंटम क्रिएट करते हैं, चूंकि हम पॉलिटिकल पावर पे बिलीव करते हैं और हम गवर्नमेंट चाह रहे होते हैं, तो लिहाजा हम उसका काम ही आगाज कर देते हैं, और उसके लिए अभी कम हम शुरू कर देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के, कभी लेवल प्लेइंग ग्राउंड्स पे कर देते हैं, जानते बूझते कि ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक शायद हमारी तैयारी भी नहीं है, लेकिन उस होमवर्क के अंदर जाके जब वो इलेक्शन प्रोसेस होने लगता है उसको, और उसके बाद जाके फिर वो एक ग्राउंड उन्हें मिल जाती है। देखिए हम तो पहले कहते थे कि हमारे पास लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं है, हमें जो है खेलने भी नहीं दिया जा रहा, हमें अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। और ये अभी आपने देखा होगा कि पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर जो था कि अभी शाम को रिजल्ट्स फाइनल नहीं होते तो एक विक्ट्री स्पीच की तरफ चला जाता है, और दूसरा जो है वो कहते हैं देखे मैं तो पहले कह रहा था धांधली, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और इसी ने इस मुल्क का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और लीगली बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसका रिजल्ट्स ये निकला है कि जो आपके सामने ये मैनिफेस्टो भी आ रहा है, इफ्तिखार ये आपको मैं बताऊं कि ये वही रेपिटेशन है जिसने यही इस मुल्क की प्रॉब्लम की वो जड़ें हैं। अगर आप इकोनॉमी में बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी रिफॉर्म्स, और उन रिफॉर्म्स के लिए आपका सबसे बड़ा बजट इस वक्त जा रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर 27 बिलियन के आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और आप 65 रुपए पे दे रहे। अब यही पीडीएम की गवर्नमेंट थी जो 30 रुपए यूनिट था और इसको अब ये 65 रुपए पे लेके गए, और अब ये कहें कि हम इसको रिवर्स करेंगे। और उस सूरत के अंदर के जब आप हाइड्रा पे बात ना करें, जब आप गवर्नेंस पे बात ना करें, जब आप जस्टिस पे बात ना करें, जब आप इस मुल्क के जो सिस्टम इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है बट प्रैक्टिकली शायद मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आमिर ज़िया साहब, इनफैक्ट वो जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं, और मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा कि इस वक्त जो सियासी जमातों के दरमियान एक तनाव की कैफियत है, गोया कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत के आ भी जाते हैं तो उनके जो जेल में बैठे रहनुमा है वो कहते हैं किसी से बात नहीं होगी, किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहेगी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो उनका जिस तरह का कंडक्ट इस वक्त लग रहा है हमें इंतखाबी जलसों में,
मुझे तो उम्मीद नहीं है, शायद आपको हो, कि ये कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आपस में बैठ के इस मुल्क को आगे चलाने के लिए शायद कोalition गवर्नमेंट में भी चले जाएं। तो जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो आपको कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, और क्या ये पार्लियामान चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? क्योंकि लग तो ये रहा है कि डिवाइडेड मैंडेट के साथ जमातें आएंगी और किसी के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी होगी नहीं पार्लियामान में। देखिए, दो तीन मंजरनामे हो सकते हैं कि किसी जमात को सादा अक्सरियत मिले, लेकिन बहुत सारे सियासी पंडित कह रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर अगर नहीं मिलती तो यकीनन कोई एक मखलूत हुकूमत बनेगी। मखलूत हुकूमत में पीडीएम का तजुर्बा देख चुके हैं। अच्छा, अभी आपको ये पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो माजी में भी बहुत लड़े हैं। लेकिन मुल्क के और कौम के अजीम तर मफाद में दोबारा ये एक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक दूसरे पे इस वक्त इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे जुमलों से कहते तारीफें कर रहे हैं एक दूसरे की, तो ये भूल जाएंगे। पहले भी भूल गए मफाद जो आपने कहा है, ये रियल टर्म में कहा है आपने। अब आप इसको जिस तरह मर्जी उसके आप तशरीह कर लें, कोट अनकोट कौम और मुल्क के अजीम तर मफाद में, अजीम तर मफाद जो है उसमें जाहिर है कि अपना भी भला देखेंगे, तो ये दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं और ये भूल जाएंगे। जैसे माजी में भूले कि जी पेट फाड़ा था, वो शहबाज शरीफ कहते थे मैं पेट फाड़ के निकाल दूंगा, जरदारी साहब पे तशद्दुद हुआ था, वो भी भूल गए थे। तो तमाम इनकी तारीख रही है, लेकिन भूलने की भी तारीख है कि एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या बात लोग कहेंगे जी मौका परस्त है, मुझे नहीं पता, डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द फेंस यू आर, तो ये एक हो सकते हैं। फिर तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो आजाद उम्मीदवार हैं, देखिए आजाद उम्मीदवार आजाद होता है, उसकी यकीनन पीटीआई की हिमायत से वो जीता हो, लेकिन जब इंतखाबात हो जाते हैं, जो हमारी सब फजा बनी हुई है, उन पर बहुत शदीद दबाव भी होगा, उनके पास एक इंसेंटिव भी होगा कि वो किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। तो इस आपके फिर कोई कहेगा जी वो लोटो की सियासत हो रही है, कोई कह रहा है, कोई कहेगा जी हम कौम के मफाद में हम समझते हैं कि जी हम फला पार्टी के साथ चले जाएं। अगेन इंटरप्रिटेशन की बात है। तो एक बाजार खुलेगा और उसमें फिर जिसके पास ज्यादा सपोर्ट होगी और जिसके जो ज्यादा कीमत अदा करने के काबिल होगा वो आ जाएगा। तीसरा जो बिल्कुल आखिरी सिनेरियो जो मुझे इसका इम्कान नजर नहीं आता कि पीटीआई जो है वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स शुरू करे, और पीटीआई के पास अगर केपी में कुछ सीट्स आ जाती हैं, कहीं पंजाब में आ जाती हैं, तो वो ये कहें कि जी हम जो जिसको वो लेसर इविल समझता हो, जो फर्ज करें वो समझते हैं नून लीग से हमारा सबसे बुनियादी तजाद है, तो हमारे लोग जो है फला पार्टी के साथ जाके दूसरी पार्टी के साथ एक मखलूत हुकूमत बना लें। अब क्या उनकी क़यादत ये करेगी? ये मतलब है ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है, और मतलब है अगर कोई रिवायती सियासतदान हो वो बिल्कुल करेगा ये काम। लेकिन पीटीआई ने आपने देखा होगा उसने गैर रिवायती हरकतें की, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ उसको, हुकूमत डिसॉल्व कर दी, 9 मई कर दिया, फला कर दिया, तो मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आता। तो फिर लूटमार होगी इनके जो मेंबर्स हैं उनके हवाले से। जी तीनों जप्टो माजिद निज़ामी साहब, इनफैक्ट जी पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा कि क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी से है, तो माजिद निज़ामी साहब क्या लगता है आपको कि मुस्लिम लीग नून अब इस्तेकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट भी है, अगर एक लगता है कि डिवाइडेड मैंडेट के साथ पार्लियामान वजूद में आती है, उनका मिजाज तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े इत्तेहादियों को साथ लेके चले, फिर फिजिकल स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 70 रुकनी काबीना बना दें, अब तो आपको बड़ी लिमिटेड काबीना के साथ बढ़ना पड़ेगा। तो क्या लगता है मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात में फिर इत्तेहादियों को साथ लेके चल पाएगी, हुकूमत बनाने में कामयाब होगी, या फिर अपोजिशन बेंचों में बैठना ज्यादा वो मुनासिब समझेंगे? ये मेरा ख्याल है सियासत मुमकिनात का ही खेल है, और मेरी राय में इलेक्शन से पहले का सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और इलेक्शन के बाद का सिनेरियो उससे बिल्कुल खासा यकसर मुख्तलिफ हो सकता है। उसकी वजह यह कि इलेक्शन कैंपेन में हम देखते हैं कि सब सियासी जमातों ने अपने अपने वोट बैंक को, अपने वोटर को अट्रैक्ट करना होता है, लेकिन जब आप मुंतखब होकर असम्बली में पहुंच जाते हैं तो फिर एक यकसर मुख्तलिफ मंजरनामा सामने आता है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसी तवक्को की जा सकती है। हमने सेनेट में देखा कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिल गए, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को हराया। इसी तरह हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के वक्त में यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख का मुकाबला कौमी असम्बली में हुआ, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने अपने वोट बदले। सो हमने फिर तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदम एतमाद को देखा। सो असम्बली के अंदर का बिजनेस इन सारी चीज़ों से अक्सर मुख्तलिफ होता है, और वहाँ पर बिल्कुल कुछ ना कुछ हो सकता है। जहाँ तक मामला है इत्तेहादी हुकूमत का, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसके अंदर आपके पास कैबिनेट के अंदर इतनी गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो एक नया फैशन आ गया है कि आप तमाम लोगों को स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एडजस्ट कर दें,
इमरान खान साहब ने इसकी रवायत डाली थी, उससे पहले तो ये भी कोई 4-5 होते थे, लेकिन उन्होंने 10 से ज्यादा मुकर्रर किए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने 15 से ज्यादा मुकर्रर कर दिए। तो ये एक ऑप्शन है कि जिसमें आप तमाम इत्तेहादियों को खुश कर सकते हैं, लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं एक तरह से। सही है। लेकिन हाफिज एहसान अहमद साहब, आखिरी मिनट तो मैं चाहूँगा कि अगर 8 फरवरी का इलेक्शन कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो आप इसकी जिम्मेदारी सियासी जमातों पर डालेंगे या इलेक्शन कमीशन, कौन कितना जिम्मेदार आपके ख्याल में हो सकता है? इफ्तिखार, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब पे आएगी, किसी एक को हम इसको नहीं कह सकते कि ये एक है, ये सब पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। ये बहुत हो गया है पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 साल की जो पॉलिटिक्स है, उस कन्फ्रंटेशन के अंदर अगर हम 2024 एक सियासी जमात के लोगों को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी जा रही, अब तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट ठीक है? बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन को प्रोएक्टिव होना चाहिए और उनका काम भी यही है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। क्योंकि अगर 60-70 अरब रुपया लगा के भी हमने फरवरी के अंदर यही बात करनी है कि पाकिस्तान का इलेक्शन ठीक नहीं है, तो फिर इस एक्सरसाइज का फायदा कोई नहीं है। और इसके अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्हीं के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग की कैपेसिटी भी नहीं है और ये बैठ भी नहीं रहे। बहुत शुक्रिया। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।